हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारे टॉपिक को मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन परसेंटेज पे छोड़ा था। आज चलिए उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इट मीन्स क्लियरली है कि सॉल्यूट की वॉल्यूम और सॉल्यूशन की वॉल्यूम का जिक्र हो रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हमने पीछे मास बाय मास परसेंटेज किया था, वैसे ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। एक क्वेश्चन है रिलेटेड में, यहाँ पर देखिए 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल हैविंग डेंसिटी 0.96 ग्राम पर सीसी, फाइंड आउट द मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। मतलब हमें क्लियरली गिवन है कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज में प्रेजेंट है तो ये जो वॉल्यूम है ये किसकी होगी? सॉल्यूट की। हमारे पास 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर कितना मिला? 100 ml। वॉल्यूम ऑफ V2 किसको डिनोट कर रहा है? टू सॉल्यूट को। ध्यान रखिएगा, ये आपको कल भी बताया था मैंने कि 2 और B हमेशा सॉल्यूट को डिनोट करते हैं, 1 और A हमेशा सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 20 ml। ये कहाँ से पता चला हमें? 20% से। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा फिर? V1 प्लस V2। तो 100 ml है तो V1 कितना आ जाएगा? 80 ml। अगर डेंसिटी मान ली जाए एक्वस सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर सीसी, जैसे कि वाटर की हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे पास W1, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर 1 है तो मास भी वही होगा जो वॉल्यूम होगी। तो V1 कितना हुआ? 80 ml। तो मास क्या हो गया? 80 ग्राम। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन की डेंसिटी से मास ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना आ गया? 96 ग्राम। अब मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस में मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन मिल चुका, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल चुका, हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो कितना निकल गया? 16 ग्राम। तो इस तरीके बहुत से न्यूमेरिकल हमारे सामने इंटरेक्ट होंगे। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो टॉपिक है ये आपके +2 में भी बहुत काम आएगा। वहाँ पर सॉल्यूशन नाम से एक चैप्टर है, एक यूनिट है कंप्लीट, वो बिल्कुल इसी पे बेसिस है। तो आपको वहाँ पर ये बहुत हेल्पफुल होंगे। प्लीज़ ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से इसको पढ़िएगा। इसी कंसंट्रेशन टर्म में हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन पे आते हैं। आफ्टर द परसेंटेज मोलैरिटी, ध्यान रखिएगा, मोलैरिटी कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है। होती क्या है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। हम इसे कहते हैं कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के मोल पर लीटर, यानी लीटर ऑफ सॉल्यूशन में ऐड हो, डिसॉल्व हो, तब उसको हम बोलते हैं, उस कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं मोलैरिटी। इसको रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है N2, N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है सॉल्यूट को। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ इफ नंबर ऑफ मोल अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ मोल होता है वेट अपॉन में मोलर मास। वेट यानी कि मास गिवन मास ओवर मोलर मास। तो हमने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया नंबर ऑफ मोल को, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1/VS इन लीटर। तो ये भी ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट हो गया। अगर वॉल्यूम लीटर में ना हो, ml में हो, या हमें लीटर में नहीं लेनी है, ml में कन्वर्ट करनी है, तो हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो ये ml वॉल्यूम के लिए, ये लीटर वॉल्यूम के लिए। मोलैरिटी फिर से एक बार रिपीट कर रही हूं मैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, और सॉल्यूशन किस में होता है? लीटर में। किसके मोल का जिक्र हो रहा है? सॉल्यूट के मोल का। तो ध्यान रखिएगा, ये कंसंट्रेशन टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। आपको जगह जगह पर बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी। मानिए, चलिए मैं आपको ऐसे लिख कर देती हूँ, 1
कैपिटल M, हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम देखकर क्या कहेंगे? हम इसे देखकर कहेंगे कि एक मोल, वन मोलैरिटी है ना, वन मोलैरिटी, तो एक मोल डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ मिले 0.1 मोलैरिटी, 0.1 मोलैरिटी, तो हम कहेंगे 0.1 मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। 0.1 मोल डिसॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। यूनिट होती है मोलैरिटी की मोल पर लीटर। ऊपर क्या हो गई? मोल, नीचे क्या होगी? लीटर। मोल पर लीटर, इसको हम बोलते हैं मोलर। ठीक है, मोलैरिटी आपको आई थिंक होगी कंफर्म। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि मोलैरिटी होती क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंसंट्रेशन क्या कहती है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन उसी टर्म में आ जाती है मोलैलिटी। इस वर्ड में और पीछे वाले वर्ड में कुछ फर्क है। मोलैलिटी, पीछे था मोलैरिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। रिमेंबर दैट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं मोलैलिटी को कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। W1 पहले भी बताया गया है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉल्वेंट को। W स्टैंड्स फॉर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को इस तरीके से लिखा, W2/m2 इंटू में 1/W1 इन केजी। अगर हम इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी और मोलल। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में से, दोनों में से किसको प्रेफर किया जाता है। अगर हम लेबोरेटरी में काम करते हैं तो हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में से किसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो हम प्रेफर करते हैं मोलैलिटी को। देखिए, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो मास पर डिपेंड कर रही है और मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है? वॉल्यूम पर। तो अगर टेम्परेचर में वेरिएशंस आती हैं तो वॉल्यूम में वेरिएशंस आ जाती हैं, इसलिए हम मोलैरिटी को प्रेफर नहीं करते। हम किसे प्रेफर करते हैं? मोलैलिटी, बिकॉज इट डजंट चेंज विद टेम्परेचर, राइट। ऐसे ही कंसंट्रेशन टर्म में हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मैलिटी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। ये वर्ड थोड़ा नया है हमारे लिए, ग्राम इक्विवेलेंट है तो सॉल्यूट के ही, पर कैसे? ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? जो कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। अब ग्राम इक्विवेलेंट एक्चुअल में कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है W2। W2 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट, राइट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट तो कोई भी हो सकता है, सॉल्यूट कोई एसिड भी हो सकता है, सॉल्यूट कोई बेस भी हो सकता है, सॉल्यूट कोई एलिमेंट हो सकता है, सॉल्यूट कोई सॉल्ट हो सकता है। तो उसका इक्विवेलेंट वेट, अगर हम उसके गिवन मास को उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट। और नॉर्मेलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और वॉल्यूम किस में होनी चाहिए? लीटर में। तब ये फॉर्मूला हमारा फुलफिल होगा। ठीक है, हमारी नॉर्मेलिटी की जो यूनिट होती है वो होगी नॉर्मल, और ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू W2, W2 is your mass of solute, equivalent weight of that solute, and volume of solution in liter. Now most important thing, what is equivalent weight and how can we calculate the equivalent weight of such solutes which are present there? Like equivalent weight of acid. Acid होता क्या है? आपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच रिलीज H पॉजिटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन कॉल्ड एसिड। वो सब्सटेंस जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है अपने एक्वस सॉल्यूशन में, हम उसे क्या कहते हैं? एसिड। द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। यहाँ पर कई बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है
कि बेसिसिटी और एसिड, तो यही आपको याद रखने वाली बात है कि जब H पॉजिटिव आयन नंबर की संख्या हम कैलकुलेट करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी, राइट। अच्छा, किसी एसिड में से H पॉजिटिव आयन कहाँ से निकलते हैं, कब निकलते हैं? H पॉजिटिव आयन हमेशा वहाँ से निकलते हैं जहाँ पर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जैसे हैलोजेंस हो गए, ऑक्सीजन एटम हो गया। जैसे आप HCl ले लो तो यहाँ से जो निकलेगा वो क्या होगा, H पॉजिटिव आयन। जैसे आप H2O ले लो, यहाँ से जो निकलेंगे वो क्या होंगे, H पॉजिटिव आयन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास से ही H पॉजिटिव आयंस रिलीज होते हैं, राइट। चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं कि आगे हमें क्या बताया जा रहा है। अब एसिड कितने प्रकार के होंगे, एसिड हमें कितनी प्रकार की बेसिसिटी दे सकते हैं? ऐसे एसिड जिनकी बेसिसिटी 1 होती है, हम उनको X स्टैंड्स फॉर हेलोजन, लाइक HCl, HF, HBr, HI etc. HNO3, H3BO3, H3PO2, इनकी सबकी बेसिसिटी क्या रहेगी, 1, क्योंकि इनके पास आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन कितने होंगे, 1। देखिए आयोनाइजेबल H पॉजिटिव आयन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए H पॉजिटिव कितने हैं। तो यहां पर आप इसमें देखिए H3PO2 में कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़े हुए H कितने हैं, एक ही है, तो इसकी बेसिसिटी क्या हुई, 1। वेरी गुड। अच्छा, इसके हम इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, और हमें क्या चाहिए, बेसिसिटी। जैसे HNO3 है, HNO3 के लिए हमने कितने H पॉजिटिव निकाले, 1। तो मॉलिक्यूलर मास HNO3 का कितना हो गया, 63, और बेसिसिटी कितनी हो गई, 1। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 63, राइट। ऐसे ही डाई बेसिक, जिनकी बेसिसिटी क्या होगी, 2। बेसिसिटी 2 मीन्स जिनके अंदर आयोनाइजेबल आयन कितने होंगे, 2। हम निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। कई एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, जैसे H2SO4 है, ऑक्सैलिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेटेड है, H3PO3 है, आयोनाइजेबल आयंस यहाँ पर 2 हैं। ऐसे ही ट्राई बेसिक एसिड्स, जिनकी बेसिसिटी क्या होगी, 3, यानी आयोनाइजेबल आयन कितने होंगे, 3। सिमिलरली हियर, राइट। आगे देखते हैं, अगर किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो पहले बेस देखिए, बेस क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस विच रिलीज OH नेगेटिव आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। वो सब्सटेंस जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन OH नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी। हो गया ना कंट्रोवर्सल कि एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। रिमेम्बराइज हो तो 10th क्लास में इसके बारे में डिस्कस हुआ है, राइट, दैट NaOH, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं तो हमारे पास कितने OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं, 1। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनो एसिडिक बेस। सिमिलरली MgOH2, CaOH2, दीज आर डाई एसिडिक बेस, क्योंकि इनकी एसिडिटी क्या है, 2। AlOH3, ट्राई एसिडिक बेस, इनकी एसिडिटी क्या है, 3। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे किसी बेस का, मॉलिक्यूलर मास ओवर एसिडिटी। फॉर एग्जांपल NaOH, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 40, एसिडिटी कितनी है, 1। वी गॉट 40 इक्विवेलेंट वेट। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके पास इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन होते हैं, इक्वल नंबर के कैटायन और एनायन होते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर किस चार्ज को चेक करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट कैसे निकाला जाता है, मॉलिक्यूलर मास ओवर पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फेट आपके पास है, हमने इसको डिसोसिएट किया, वी गॉट हाउ मच पॉजिटिव चार्ज, 2 इंटू में 3, 6। सो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर मास, और इसके लिए पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, 6। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट, कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 106, इसके पॉजिटिव चार्ज कितने हो गए, 2,
तो हमें कितना इक्विवेलेंट वेट मिला 53। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, जैसे नाइट्रोजन का निकालना है तो 14/3, ऑक्सीजन का निकालना है तो 16/2। इस तरीके से हम इनके इक्विवेलेंट वेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, हम उन्हें क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। चलिए, नॉर्मेलिटी हमने क्लियर कर ली, मोलैरिटी हमने क्लियर कर ली। अब इनके बीच का रिलेशन देखते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के बीच का रिलेशन क्या होता है। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। यहाँ ये एन फैक्टर क्या है, आपने जितनी बातें अभी पढ़ी, बेसिसिटी, एसिडिटी, पॉजिटिव चार्ज, वैलेंसी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, इन सब को एक नाम दे दिया गया एन फैक्टर। अगर आपका सॉल्यूट जो कोई भी है, एसिड है तो बेसिसिटी, बेस है तो एसिडिटी, सॉल्ट है तो पॉजिटिव चार्ज, एटम एलिमेंट है तो वैलेंसी, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसा भी है, जो भी है, आप वो एन फैक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को रीअरेंज करेंगे। मोलैरिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो नॉर्मेलिटी ओवर एन फैक्टर। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। मोलैरिटी इक्वेशन क्या कहती है, M1V1N1। एक्चुअल में M1 इज द मोलैरिटी फॉर द सॉल्यूशन, बिगेंस टू स्टार्ट और द इनिशियल। M2 दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, V1 पहले सॉल्यूशन की, V2 दूसरे सॉल्यूशन की। इस तरीके से ये रिलेशन हमें कहीं ना कहीं मोलैरिटी कैलकुलेट करने में हेल्प करते हैं। जब आप इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बातें बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। ऐसे ही नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल्स टू N2V2। N1 किसी एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, V1 उसी सॉल्यूशन की वॉल्यूम, N2 किसी दूसरे सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है, V2 उसी की वॉल्यूम है। अगर हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी किसी मिक्सचर की कैलकुलेट करना चाहें तो हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला केस कहता है इफ बोथ आर सेम इन नेचर। अब ये बात क्या हुई, बोथ आर सेम इन नेचर। बोथ आर सेम इन नेचर का मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रही है, लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो एसिड अगर किसी एसिड के साथ ही रिएक्ट करे, एसिड अगर किसी एसिड के साथ मिल रहा है, मिक्सचर बना रहा है, तो हम ये दो इक्वेशंस फॉलो करेंगे, M1V1 प्लस M2V2, M3V3। यहाँ V3 हमेशा क्या होगा, V1 प्लस V2, ताकि हम क्या कैलकुलेट कर सकें, मोलैरिटी। और अगर सिमिलर नेचर के हैं तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए N1V1 प्लस N2V2 और N3V3 यहाँ पर भी क्या है, V1 प्लस V2, और हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मेलिटी ऑफ द मिक्सचर। लेकिन अगर दोनों का नेचर डिफरेंट है, इट मीन्स अगर एक एसिड है और दूसरा बेस है तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन। बिल्कुल सही। तो हम पहले कभी भी मोलैरिटी नहीं निकालेंगे, बेशक से दे रखी हो, लेकिन हम पहले कभी भी मोलैरिटी नहीं निकालेंगे। यहां पर मैंने लिखा भी है, फर्स्ट मोलैरिटी इज कन्वर्टेड इनटू नॉर्मेलिटी। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला किया था कि मोलैरिटी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, नॉर्मेलिटी में। और अगर नॉर्मेलिटी वाइज क्वेश्चन में ही गिवन है तो हम नॉर्मेलिटी से ही वैल्यू उठाएंगे। रिलेशन क्या लगेगा, फॉर न्यूट्रलाइजेशन N1V1 माइनस N2V2 इक्वल्स टू N3V3। यहां पर भी V3 क्या है, V1 प्लस V2। तो यहां पर हमने ये N3 कैलकुलेट किया। N3 को फिर अगर हम M3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं या M3 को हम N3 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम फिर से ये रिलेशन लगा लेंगे। आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सारे और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो प्लीज बी केयरफुली, वॉच दिस वीडियो वेरी वेरी केयरफुली। आई सेंड यू नोट्स अलॉन्ग विद दिस।